मैंने किराना शॉप में काम किया, उसके बाद फाइनेंस कंपनी शुरू करी, उसके बाद समोसे भी हमने बेचे हैं। मैंने 1996-98 में पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा। आज जिसे आप शेयर खान के नाम से जानते हो, उस कंपनी का मैं फ्रेंचाइजी ब्रोकर बना। बहुत अच्छा सटोडिया बन चुका था दोस्तों, और आज 200 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, आता हूं। तो मेरी जो भाषा है वो मराठी है। तो आप प्लीज़ मेरी भाषा पे ध्यान ना दें, मेरी भावनाओं को समझिए। और मेरा जीवन सफ़र जो संघर्षपूर्ण है, प्रेरणादायी है, ये आपको अच्छा लगेगा, आप जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लुनिया, चेयरमैन विघ्नहर्ता गोल्ड लिमिटेड, पुणे। ये कहानी शुरू होती है, मेरे जन्म से ही शुरुआत करता हूँ। मैं 1974 में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी अहमदनगर से थे, जहाँ पर सूखा पड़ने के बाद वो पूना में आए, लॉटरी का कारोबार किया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया किराना माल का, और उसके बाद 2 साल में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर भी हालात काफ़ी सारे संगीन थे, इश्यूज थे काफ़ी सारे लोगों को। 1974 के बाद 1994 तक एक शरारती बच्चा था मैं। 10वीं फेल हुआ। पिताजी को अच्छा लगा, चलो कारोबार में आ जाएगा बेटा, लेकिन दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा, तुझे पढ़ना है। एसवाई बीकॉम तक मैंने पढ़ाई करी। एसवाई बीकॉम तक पढ़ाई करने के बाद उतना अच्छा मैं शिक्षा में नहीं था, इसलिए मैंने कारोबार में आना चाहा। क्योंकि मैं जैन परिवार से हूँ, क्योंकि मैं बनिया हूँ, तो 2 ही चीज़ें नॉर्मली होती हैं। जैसे हम लोग एक तो कारोबार करते हैं, या तो फिर साहूकारी करते हैं। पिताजी के साथ मैंने 20 की उम्र तक किराना शॉप किया, और उसके बाद मैं आ गया फाइनेंस सेक्टर में, जहाँ पर मैंने मेरे गांव के दोस्तों के साथ एक बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस था श्री गजानन फाइनेंस, मनी लेंडिंग का बिजनेस किया। इशू ये था कि उस समय बाजार में हमारे जो छोटे छोटे कारोबारी थे, उनको हर महीने के 10% से लेकर 15% तक के हिसाब से पैसा उठाना पड़ रहा था उनका कारोबार चलाने के लिए। तो मैंने मेरी एरिया में ये देखने के बाद मैंने यहाँ पे शुरू किया, मात्र 1% पर मंथ के हिसाब से लोगों को पैसा देना शुरू किया। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते थे, मात्र 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से 25,000 रुपये तक हम कर्जा देते थे, और डेली बेसिस पे हम उसे वापस लेते थे। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर के लोगों को एक अच्छी आदत लगने लगी। बहुत कम रेट पे वो पैसा लेते थे, और हमें जो दे रहे थे उनके लिए बहुत कम रेट था। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखो तो 12% पर एनम वो हो जाता है। और इसे अगर आप साइकिल में देखते हो ना सर, तो आपको एक समझ में आएगा कि ये उससे भी ज़्यादा, यानी कि 18 से 24% हो जाता है। तो हमने बहुत अच्छा पैसा बनाना शुरू किया। तो फिर यहाँ पर से शुरू होता है, क्या करें इस पैसे का। तो थोड़ा सा आगे आया। मैंने 1996-98 में पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा। तो शेयर मार्केट में मैंने काम शुरू किया। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा सटोडिया बन चुका था दोस्तों। मान लो आप, ट्रेडिंग हो जाती है जब आप पहली बार शेयर मार्केट में आते हो, तो आपको ऐसी टिप आती है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, इतना पैसा बढ़ेगा, उतना पैसा बढ़ेगा। हम लोग ये करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार पैसा गवा देते हैं। हाँ, मैंने भी पैसा गवाया। एक दिन में मैंने 72,000 रुपीज़ गवाया। लेकिन उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप खरीदी करिए या बिक्री करिए, कोई तो फिर एक बंदा है जिसे हम बोलते हैं शेयर ब्रोकर, वो पैसा बनाता ही बनाता है। ये देखने के बाद मैंने पहली बार शेयर ब्रोकर के लिए अप्लाई किया, और ये मैंने अप्लाई किया था यस यस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। हाँ दोस्तों, आज जिसे आप शेयर खान के नाम से जानते हो, उस कंपनी का मैं फ्रेंचाइजी ब्रोकर बना, और सेबी रजिस्टर्ड फ्रेंचाइजी ब्रोकर बना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज अगर आप ब्रोकर के नंबर्स देखते हो तो 12 डिजिट के होते हैं। मेरा ब्रोकर नंबर है 371। मैं बहुत शुरुआती का टाइम में यहाँ पे उनका सेबी रजिस्टर से ब्रोकर बना, और यहाँ पे मैंने फिर ब्रोकिंग का काम शुरू किया, और पैसा बनने लगा, और पैसा बनने लगा। 2003 के टाइम पे एक समय ऐसा आया जिस टाइम पे
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में आया। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्या था? जहाँ पर आप क्रूड ऑयल में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, शुगर में या मसाले के पदार्थ में ट्रेडिंग करते हो। तो ये लॉन्च हुआ था 2003 में और मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। एक दिन वहीं पर एक दिन मैंने ये देखा न्यूज़पेपर में कि कोई एक ऑयल कंपनी का चेयरपर्सन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को 250 करोड़ का चेक दे रहा था और उसके नीचे जो नरेशन था वो ये था कि ये ऑयल कंपनी ने अपना डिविडेंड का चेक गवर्नमेंट को दिया है। मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्या हो रहा है एक्चुअली? क्योंकि एक ही महीने पहले गवर्नमेंट ने ऑयल के रेट बढ़ाए थे, पेट्रोल के रेट बढ़ाए थे, ये कहकर कि हमारी ऑयल कंपनीज लाखों करोड़ों का नुकसान कर रही है। और एक महीने के बाद इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्टर को 250 करोड़ का चेक वो ऑयल कंपनी का पर्सन दे रहा था। कहीं ना कहीं तो फिर मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बावजूद इसके कि मैं खुद मार्केट में काम कर रहा था, क्योंकि उस कंपनी की शेयर भी बढ़ रहे थे। आज भी अगर आप देखते हो तो कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, प्रॉफिट होता है, तभी तो हम डिविडेंड दे पाते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि क्या है चीज़, तो मैंने उसे डिगिंग करना चाहा, उसे थोड़ा-सा ज़्यादा संशोधन किया मैंने उसके ऊपर। मुझे शेर खान के एक रिसर्च हेड जो है, उन्होंने और कैनेट फाइनेंस के दीपक शाह सर ने मुझे बताया कि देयर इज़ अ टूल, वहाँ पे एक टूल है जिसे हेजिंग कहा जाता है। तो हेजिंग करने के कारण वो कंपनियाँ लॉस नहीं बनाती है, प्रॉफिट बना सकती है। थोड़ा-सा मुझे आश्चर्य लगा, क्या है हेजिंग टूल? देख तो लूँ। तो मैंने उसकी शुरुआत करी। वहाँ पे मैंने ये देखा कि काफ़ी काफ़ी कंपनियाँ, जैसे ऑयल कंपनियाँ हो या आईटी कंपनियाँ हो, इस हेजिंग टूल का ये उपयोग करती है अपने रिस्क को कम करने के लिए। मान लीजिए ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है, अगर आप किसी व्यापार में हो तो। तो मैंने ये देखा कि ऑयल कंपनियाँ जब ऑयल के रेट काफ़ी गिर जाते हैं, उस टाइम पे हमने देखते हैं कि ये ऑयल कंपनियाँ एन नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पूरा पैसा नहीं देना होता है, मात्र मार्जिन की रकम देकर, और वो भी कितना होता है, 0.5 से लेकर 4% का मार्जिन देकर आप पूरा क्वांटिटी को हेज कर सकते हो अपने। अब ये समझने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऑयल कंपनियाँ लॉस क्यों नहीं करती है। ये समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आईटी कंपनियाँ जब देश के बाहर कोई भी काम करती है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उन्हें वहाँ पे लॉस क्यों नहीं होता, क्यों बावजूद इसके कि रुपये डॉलर का कंसर्न होने के बाद भी ये कंपनियाँ लॉस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनियों को उस रुपये और डॉलर के ऊपर चढ़ाव में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतना पैसा चाहिए होता है, तो इसलिए वो हेज करते हैं। ऑयल कंपनियों का भी यही था। ये देखने के बाद मैंने हेजिंग टूल को बहुत अच्छी तरीके से समझा और उसके बाद दोस्तों मैंने क्रूड, प्रेशियस मेटल्स और बाकी कमोडिटीज़ में मैंने इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने ये देखा 2003 से लेकर 2008 तक गोल्ड एकमात्र ऐसी कमोडिटी है जहाँ पर आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि एक दिन में आपको 2-5 हज़ार रुपये का उछाल आया हो या एक दिन में 2-5 हज़ार की गिरावट आई हो। उसका रीज़न आगे जाके मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर देश ही नहीं, विदेश से, पूरे वर्ल्ड से 90% से ज़्यादा लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए कभी भी अगर एकदम से रेट बढ़ जाते हैं ना, तो आप देखोगे कि सुनार के दुकान के बाहर लाइन लगेगी, लेकिन रेट गिरा है तो वहाँ पे खरीदारी के लिए लाइन लगेगी। तो ये मैंने देखने के बाद, समझने के बाद मैंने 2008 से लेकर 2011 तक इस प्रोडक्ट को समझा, जाना। फिर हमने 36 अकाउंट्स में मैंने इस गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम किया। 2011 की शुरुआत को हमने इसे एक बार फिर से रिवीज़ किया, देखा, रिवील किया। समझ में आया कि मात्र 8 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट हो, 100 ग्राम का हो या 1 किलो का हो, वो परसेंटेज सेम था। जहाँ पर हमने
ये पाया मैंने कि गोल्ड का एक थियरी है, स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता रहेगा। तो मैंने इसे प्रोडक्ट के तौर पे लिया। प्रोडक्ट समझने के बाद मैंने इसे हमारे दोस्तों के साथ शेयर किया और दोस्तों ने भी इंटरेस्ट बताया, तो मैं विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन किया 14 दिसंबर 2011 को। इसी दौरान मेरा फाइनेंस का बिजनेस, जो मनी लेंडिंग का बिजनेस है, वो भी चल रहा था। मेरा दोस्त पूरी तरह से उसे संभाल रहा था। लेकिन 2011 से लेकर 2014 मिड तक विघ्नहर्ता गोल्ड को मुझे प्रमोट करना था, क्योंकि गोल्ड के बिजनेस में तो आ गया, लेकिन लोगों को मैं क्या दे रहा था, तो हाथ में एक पर्ची थमा रहा था। अगर कस्टमर कोई पैसा दे रहा है मुझे गोल्ड परचेस के लिए या बुकिंग के लिए, तो मैं उसके हाथ में एक पर्ची थमा रहा हूँ। तो लोगों को ये समझने में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए मुझे एडवर्टाइजिंग करनी पड़ी। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में मुझे एडवर्टाइज करनी पड़ी। रिक्शा के होर्डिंग्स पे मैंने एडवर्टाइज करी, लोगों से मिला, जाके बताया, समझाया। लेकिन यहाँ पे उस दौरान मुझे तकरीबन 12 लाख रुपए का लॉस हुआ। साथ में मेरा वो जो दोस्त मनी लेंडिंग का बिजनेस संभाल रहा था, उसने एकाएक 2012 में एकाएक मुझे ये बता दिया कि भाई मेरे पास अभी 1 रुपया नहीं है, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। ऐसे हाथ खड़े कर दिया। रकम थी 72 लाख रुपीस। उसके बाद 15 दिन में और 7 से 8 लोग आए, जिन्होंने मेरे नाम के ऊपर, मेरे कहने के ऊपर, मेरे फ़ोन के मैसेजेस के ऊपर उसे 32 लाख रुपीस दिया था। कुल मिला के उस बंदे ने मुझे 1 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। अमाउंट बड़ी थी। 1998 के बाद मैंने पिताजी से 1 रुपया लिया नहीं था। 500 रुपया लेकर और किराना शॉप लेकर मैंने शुरुआत करी थी। पैसा तो बन रहा था, लेकिन एक दिन में मान लो कि आपके सब के सब पैसे चले गए, तो आपको कैसे लगेगा? थोड़ा-सा इश्यू क्रिएट हुआ, मैं थोड़ा-सा अनस्टेबल हो गया। इसी दौरान इसी चीज़ को देखने के बाद मेरे बाकी जो पार्टनर्स हैं, विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड में, उनको ऐसे लगा कि नाउ महिंद्रा लुनिया खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी लॉस है। महिंद्रा लुनिया को भी चपट लगी है, अब ये खड़ा नहीं रह पाएगा। यस, उन्होंने भी डिमांड करी, हमें बाहर गिरना है, हमें पैसा चाहिए, तो उन्हें भी पैसा देना पड़ेगा। अब मार्केट में जो इन्वेस्टर थे, उनको अगर पता चलता है कि महिंद्रा लुनिया बैंकरप्ट हो रहा है या तो फिर लॉस में चला गया है, तो वो भी आएंगे पैसा लेने के लिए। ये सब देखने के बाद, मुझे उन लोगों को पैसा देने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे 2 करोड़ रुपया इमीडिएटली खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फिर से स्टेबल होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे संजय जोशी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पे रिटायर हुए हैं हाल ही में, उनका नाम लेना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन के कारण मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुआ कि वसूली करूँगा, मारपीट करूँगा, कुछ तो फिर करूँगा और पैसा निकालूँगा। उसे मैंने बाजू में रख दिया और उनके कहने के हिसाब से मैंने मार्केट में से 2 करोड़ रुपए उठा लिया और मैंने इमीडिएटली खड़ा रहा। जो भी इन्वेस्टर आता है, मैं उसे इमीडिएटली पैसा देता था। चीज़ें ऐसी हो रही थी, एक बार अगर आप गिरते हो, आपका नाम खराब हो जाता है, तो लोग आते हैं आपके पैसे इन्वेस्टमेंट वापस माँगने के लिए। इन्वेस्टमेंट वापस माँगने के लिए आएँगे, यही सोचकर मुझे संजय जोशी सर ने ये बताया था कि आपको खड़ा रहना पड़ेगा अभी। मैं खड़ा भी रहा, 2 करोड़ रुपया मार्केट में से हमने उठा लिया और मैं खड़ा रहा। जो भी इन्वेस्टर आता था, विथिन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मैं उनको इमीडिएटली चेक देता था और आपके पैसे वापस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप बिलीव करोगे नहीं, लेकिन मेरे घर वालों ने भी मुझे यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। यस दोस्तों, सबसे पहले पैसा माँगने वालों में से बहुत करीबी लोग थे मेरे, तो मैंने उनको भी दिया। लेकिन ये बात इमीडिएटली बाहर भी फैल गई, अरे इससे कुछ फ़र्क ही नहीं गिरा है। अगर आप पैसा माँगने के लिए जा रहे हो, महिंद्रा लुनिया इमीडिएटली आपको पैसा दे रहा है, चेक दे रहा है और वो भी पास भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों को ऐसा समझ में आया कि इससे कुछ फ़र्क नहीं गिरा है। लेकिन क्या किया था मैंने कि मैंने लोन लेके खड़ा हुआ था, लेकिन लोगों का पैसा दे रहा था वापस। तो एक चीज़ हुई,
1 डेढ़ महीने के बाद लोगों को ये पता चला कि महिंद्रा लुनिया अभी भी स्टैंड अलोन है, उसे खड़ा है, गिरा नहीं है, पैसा इमीडिएटली दे रहा है। तो फिर से शुरू हुआ, थोड़ा-सा भरोसा शुरू, और लोगों ने पैसा माँगना बंद कर दिया। मेरे पास पैसा बनना शुरू हुआ फिर से। यहाँ पर मैं फिर से जब खड़ा हुआ और इन्वेस्टर्स आने बंद हो गए कि भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, तो वो जो मेरे करीबी थे वो भी वापस आ गए। बोले कि भाई ये पैसा तेरे पास रखना है। लेकिन मैंने तब उनको बताया कि जो लाभ आपको मिल रहा था इससे पहले का, वो नहीं मिलेगा अब। अब आपको 1/3 अमाउंट में मेरे पास काम करना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी ने भी मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसा क्या कर रहा है, ये अपने लोग हैं। लेकिन फिर मैंने लोगों को ही नहीं, पिताजी को भी ये बात जताई कि यही लोग थे जिन्होंने मेरे बुरे समय में मुझे घिस के देखा था। क्या ये 24 कैरेट है? और ये देखने के बाद वो वापस आए हैं, तो उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये मज़े की बात है कि तब भी लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से हमने बैकआउट किया। अब कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताऊँ मेरे बिज़नेस के बारे में, विघ्नहर्ता गोल्ड के बारे में। 2011 में मैंने विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करी और काम शुरू की। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपको भी आज समझ में नहीं आ रहा है कि विघ्नहर्ता गोल्ड या तो फिर डिजिटल गोल्ड है क्या। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है और मैं क्या करता हूं इसमें। तो विघ्नहर्ता गोल्ड 2 प्रोडक्ट लेके आया, विघ्नहर्ता गोल्ड बुकिंग और विघ्नहर्ता गोल्ड डिपॉजिट। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, मान लीजिए कि आपको गोल्ड खरीदना है, तो आप क्या करते हो, गोल्ड मर्चेंट के पास जाते हो, पूरा पैसा देते हो और गोल्ड लेके आते हो। तो इसे हमने थोड़ा-सा बदल दिया। हमने बोल दिया लोगों को, अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो, तो आप डिजिटली मुझे ऑर्डर करिए और उसके लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना है। मात्र ₹100 पर ग्राम देकर आप हमारे साथ गोल्ड बुकिंग कर दो। आपका रेट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी लॉक हो जाता है। बाकी की जो रकम है, आप 12, 24, 36, 38 या 60 महीनों की किस्तों में देते हो और उसके बाद जब आपका पूरा पैसा आ जाता है, हम आपको आपके पसंदीदा ज्वेलर से आपके शहर में इसकी 24 कैरेट में डिलीवरी देते हैं। तो कस्टमर का फ़ायदा ये होता है कि आज का रेट, जिस दिन उसने बुकिंग किया था वो रेट लॉक हो गया, 0 इंटरेस्ट, ₹1 का ब्याज नहीं दिया, पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई बन गया, प्योरिटी 995 में मिल गई और मैच्योरिटी का कन्वीनियंस मिल गया। इसके कारण लोगों को ये समझ में आया कि भाई गोल्ड हम इस प्रकार से भी खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छे से चालू हुआ। इसका पूरा की पूरा डिटेल्स मीडिया तक जाने शुरू हुआ। पहली बार सीएनबीसी जैसे नेशनल टेलीविज़न पे मुझे बुलाया गया एज़ अ गोल्ड एक्सपर्ट। मैंने बात करी वहाँ पे, मेरे डिटेल्स मैंने शेयर करे, मेरा नॉलेज मैंने शेयर किया। यहाँ पर से शुरू हुआ सीएनबीसी, जो अगर आप देखते हो मुझे हर महीने में 2, 4, 5 बार मैं सीएनबीसी पे रहता हूँ एज़ अ गोल्ड एक्सपर्ट और गोल्ड के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद जी बिज़नेस आया, उसके बाद ईटी नाउ आया। कुछ दिनों के बाद मुझे फोर्ब्स ने बुलाया। फोर्ब्स ने कहा कि आपके डिजिटल गोल्ड के बारे में आप हमारे साथ बात करिए। मैंने उनके साथ बात करी, उनके साथ मैंने मेरे डिटेल्स शेयर करे। अगर आप कभी फोर्ब्स के वेबसाइट पे जाते हो, महिंद्रा लुनिया सर्च करते हो, तो आपको दिखेगा कि एज़ अ गोल्ड एक्सपर्ट पूरे इंडिया में मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ और ये सब हुआ आप जैसे दोस्तों के कारण। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, जो शुरुआत हुई 2003 से आज 2025 तक। मैंने किराना शॉप में काम किया, उसके बाद फाइनेंस कंपनी शुरू करी, उसके बाद समोसे भी हमने बेचे हैं, उसके बाद मैंने गैस सिलेंडर्स भी मैंने बेचे हैं। और ये सब कुछ होने के बाद जब आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आज 2025 में विघ्नहर्ता गोल्ड जैसी 200 करोड़ का ये गोल्ड अंडर मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। आप बहुत जल्द विघ्नहर्ता गोल्ड को एक लिस्टेड कंपनी भी देखोगे। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा था जब निराशा के अंधकार में मैं चला गया था।
सब तरफ निराशा का माहौल था। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी कि दोस्तों ने धोखा दिया, पैसा चला गया था, इन्वेस्टर्स ने पैसा मांगना शुरू कर दिया था, खत्म हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे कुछ एक मोटिवेशन मिलना चाहिए था, इसलिए मैं वीडियोस देखता था। आज जिस मंच पे खड़ा हूँ वो जोश टॉक मैं देखा करता था, और यहाँ पर मैंने एक समझा कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ पर से मैंने प्रेरणा ली। यस, मैंने उस टाइम पे समोसे तक बेचे हैं, मैंने गैस कनेक्शन भी बेचे हैं, मैंने लोगों के साथ धोखा भी लिया था उस टाइम पे। लेकिन आज जब विघ्नहर्ता गोल्ड 200 करोड़ की कंपनी सामने दिखती है, तब मुझे इस जोश टॉक का भी योगदान नज़र आता है, जो मैंने किया था, देखा था, और उसके जरिए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू जोश टॉक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।